जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं 25 दिन 25 मॉक टेस्ट श्रृंखला में एक और नया मॉक टेस्ट। जैसे मैंने कहा था कि आपके पुलिस एग्ज़ाम से पहले मैं आपको 25 मॉक टेस्ट की श्रृंखला लेके आऊँगा, तो उसमें जो भी आपके सिलेबस में जो टॉपिक हैं उसके अनुसार ये क्वेश्चन मैं बना के लेके आया हूँ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया है। पहले प्रश्न की बात करते हैं, क्या कहा गया। पहला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पर, क्या कहा गया। पहला प्रश्न, भारत में आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मा मुख्य रूप से किस मंत्रालय के पास है। तो दोस्तों, भारत में जो आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो किस मंत्रालय की है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय भारत में आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और मैं आपको बता दूं, भारत में जो मानवाधिकार आयोग है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न, भारत निम्नलिखित में से कौन सा बल भारत चीन सीमा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। तो भारत चीन सीमा पर जो हम अर्धसैन्य बल लगाते हैं वो है आपका ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसको ITBP कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, भारत की जो हिमालयी सीमा है, हिमालय क्षेत्र की सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी ITBP की होती है। ठीक है, यहाँ लिखा गया आपका BSF। तो BSF पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा करता है, तो ये भी आप याद रखना। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर कौन सी एजेंसी कार्य करती है, तो BSF। SSB की बात करूँ तो नेपाल और भूटान की जो सीमा है, नेपाल और भूटान की सीमा जो भारत से लगती है उस पर SSB काम करती है। असम राइफल की हम बात करते हैं तो ये पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया, वामपंथी उग्रवाद अर्थात लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या जिसको नक्सलिज्म कहा जाता है, नक्सलवाद से निपटने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई व्यापक रणनीति का नाम क्या है। दोस्तों, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस रणनीति का नाम है समाधान। ठीक है, समाधान रणनीति। तो ये आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि समाधान रणनीति किससे संबंधित है। आंसर होगा आपका वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के लिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए रणनीति है समाधान, और ये गृह मंत्रालय की है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी CBI किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करती है। तो CBI की हम बात करें, CBI भारत में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी। क्लियर, याद रखना, CBI पेंशन मंत्रालय। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत में आतंकवाद विरोधी कानून UAPA का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, UAPA की हम बात करें तो ये आतंकवाद को रोकने के लिए एक प्रमुख कानून है। इसका फुल फॉर्म होती है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, और ये 1967 में भारत में इम्प्लीमेंट हुआ था, ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न, भारत में आतंकवादी हमलों की जांच के लिए वर्ष 2008 में किस विशेष केंद्रीय एजेंसी का गठन किया गया था। तो दोस्तों, 2008 में जब 26/11 हमला हुआ भारतीय संसद पर, तो भारत में बनी थी NIA। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA बनी थी 2008 में। क्लियर, याद रखना। और NIA भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न क्या कहा गया दोस्तों, भारत के केंद्रीय गृह सचिव कौन है। तो दोस्तों, भारत में जो केंद्रीय गृह सचिव हैं वो हैं आपके गोविंद मोहन। गोविंद मोहन आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कहा गया, पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए लागू विवादित कानून अप्सपा में ए का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, अप्सपा कानून ये पूर्वोत्तर भारत में शांति बहाली के लिए लगाया जाता है, और इसमें फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो इसके बारे में याद रखिएगा, अप्सपा कानून ये पूर्वोत्तर भारत में लगता है, तो ए का मतलब है आर्म्ड, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, भारत में खुफिया ब्यूरो अर्थात IB इंटेलिजेंस ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। दोस्तों, IB की हम बात करें तो भारत का जो गृह मंत्रालय है ये उसके अधीन कार्य करती है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की हम बात करें
तो ये भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके प्रमुख होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो प्रमुख है वो पीएम होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत में साइबर अपराधों से निपटने और डिजिटल सुरक्षा के लिए प्राथमिक कानून कौन सा है। दोस्तों, भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए या डिजिटल सुरक्षा के लिए जो प्राथमिक कानून है वो है आपका आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 ये आप याद रखना, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, कंप्यूटर नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सुरक्षात्मक उपकरण को क्या कहा जाता है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर में कोई अनऑथोराइज एक्सेस ना हो, उसको रोका जाए, तो इसके लिए हम फायरवॉल का यूज करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, फायरवॉल का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, इंटरनेट पर धोखाधड़ी से किसी व्यक्ति के क्रीडेंशियल जैसे पासवर्ड या बैंक विवरण चुराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इंटरनेट पर आप किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करते हैं, उसके पासवर्ड चुराते हैं, उसके बैंक का विवरण चुरा लेते हैं, तो इसको कहा जाता है फिशिंग। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, फिशिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है। दोस्तों, अगर भारत में कोई साइबर अटैक होता है तो उस पर रिस्पॉन्स करने के लिए एक टीम है जिसका नाम है CERT, और मैंने कई बार इसको पढ़ाया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। CERT मतलब कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, रिस्पॉन्स टीम। तो ये आप याद रखना, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये भारत में जो कंप्यूटर सुरक्षा होती है उसको रोकने के लिए नोडल एजेंसी होती है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकों को साइबर अपराधों की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए शुरू किया गया आधिकारिक पोर्टल कौन सा है। तो गृह मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है, आंसर होगा आपका www.cybercrime.gov.in। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और भारत में साइबर हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, 1930। अगला प्रश्न, I4C का पूर्ण रूप क्या है जिसे गृह मंत्रालय ने साइबर अपराध से निपटने के लिए स्थापित किया है। तो I4C मैंने अभी आपको पढ़ाया है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये आप याद रखना, I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, और ये गृह मंत्रालय की एक पहल है, ठीक है। ये आप याद रखना, I4C पूछा जा सकता है। I4C का सीधा सीधा क्वेश्चन बन के आएगा आपके एग्जाम में। क्या कहा गया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान करती है। तो साइबर टेररिज्म की अगर बात करें तो जो पनिशमेंट दिया जाता है वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है, उसकी सेक्शन है सेक्शन 66F के द्वारा साइबर आतंकवाद के लिए दंडित किए जाने का प्रावधान है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, उस दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जो उपयोगकर्ता के डेटा को ब्लॉक कर देता है और उसे अनलॉक करने के लिए पैसे की मांग करता है। तो मैंने कई बार पढ़ा चुका हूँ, जब भी फिरौती की मांग की जाएगी तो वो होगा रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर एक प्रकार का अटैक होता है, इसमें आपकी फ़ाइल को लॉक कर दिया जाता है और जब आप अनलॉक करने की बात करते हैं तो आपसे फिरौती की मांग करता है, पैसे की डिमांड रखता है, तो इसको बोलते हैं रैंसमवेयर। क्लियर, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी रैंसमवेयर। ऑप्शन बी रैंसमवेयर। अगला प्रश्न क्या कहा गया, डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है ये किस लिए होता है, तो आप बताएंगे ये सुरक्षा की अतिरिक्त परत को जोड़ना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आपने व्हाट्सएप में भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया होगा तो उसी में ये यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, डार्क वेब तक पहुंचने के लिए आमतौर पर किस विशेष ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जब हम डार्क वेब की बात करते हैं तो ये ब्राउज़र होता है टॉर ब्राउज़र। ये टॉर ब्राउज़र स्पेशल ब्राउज़र होता है। अगर आप डार्क वेब पर अपनी एक्सेस करना चाहते हैं तो उसमें आप टॉर का ही उपयोग करेंगे। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, संविधान में जो भाग 3 है जिसमें नागरिकों के अधिकारों का विस्तृत विवरण मिलता है उसी को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। सही जवाब होगा भाग 3, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। और मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णित हैं और ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रेरित हैं। तो क्वेश्चन आए कि भारत में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के तहत नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार
प्राप्त हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में संपत्ति का जो अधिकार था उसको रिमूव कर दिया गया था। तो आज के टाइम में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और मौलिक अधिकारों के हनन होने पर आप आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो संविधान का हृदय और आत्मा कहा आर्टिकल 32 को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये आप याद रखना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसको डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा द हार्ट एंड साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, भारतीय संविधान का हृदय कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। क्लियर, याद रखना। और मैं आपको बता दूं, अम्बेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग किया थी इन्होंने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो अस्पृश्यता की जब भी हम बात करते हैं तो आर्टिकल 17 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो अनटचेबिलिटी है उसको रिमूव किया गया, उसको अबोलिश किया गया है। क्लियर, आर्टिकल 17। अगला प्रश्न क्या कहा गया, ऑप्शन सी आपका सही होगा। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार 44 संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, और उस टाइम पे हमारे PM कौन थे, मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत में पहली नोटबंदी भी की थी। तो मोरारजी देसाई की सरकार ने 44 संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो दोस्तों शिक्षा के अधिकार की हम बात करते हैं तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ठीक है, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा उनके मौलिक अधिकार के रूप में दी गई है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21A। ये बच्चों को राइट टू एजुकेशन की बात करता है, ठीक है, एजुकेशन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था। दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करूँ तो ये वैधानिक निकाय है और ये 1993 में स्थापित हुआ था, 1993 में स्थापित हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस शहर में है, तो न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे ये हर साल 10 दिसंबर को होता है। क्यों होता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी, जिसके लिए एक 30 धाराओं का चार्टर भी तैयार किया गया था। तो ये आप याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई, 10 दिसंबर 1948 को, जिसकी याद में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अगला प्रश्न क्या कहा गया, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसे निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आपातकाल के दौरान की हम बात करें तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं होंगे अनुच्छेद 20 और 21। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस तिथि से लागू हुआ। तो वस्तु एवं सेवा कर भारत में ये 4 प्रकार के कंपोनेंट हैं इसके, तो ये आप याद रखें, जैसे CGST है और SGST है और UTGST है, IGST है, तो 4 कंपोनेंट होते हैं। और भारत में 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। और किस वित्त मंत्री के टाइम पे, तो अरुण जेटली थे, ठीक है, अरुण जेटली, ये आप याद रखना, अरुण जेटली के टाइम पे लागू हुआ था GST। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में GST को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया। सही जवाब होगा 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा GST को भारत में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, GST किस प्रकार का टैक्स है। तो GST की हम बात करते हैं तो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर, तो ये भी आपसे पूछ है, तो ये आप याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया, वस्तु एवं सेवा कर परिषद अर्थात GST काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है। तो GST परिषद का अध्यक्ष हमेशा भारत का वित्त मंत्री होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, वित्त मंत्री। और GST परिषद में कितने मेंबर होते हैं, तो 33 होते हैं और एक आपका अध्यक्ष हो गया, तो कुल 34। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत में प्राथमिक GST दरें कौन सी हैं। तो भारत में जो प्राथमिक GST दरें हैं ना, वो कौन सी हैं, वो है 5%, 12%, 18 और 28। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किसे भारत में GST के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है। और GST के दायरे से कौन कौन चीज़ें बाहर हैं,
पेट्रोलियम उत्पाद और मानव उपभोग के लिए शराब, इसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, जीएसटी के तहत उपयोग किए जाने वाले जीएसटीआईएन नंबर में कुल कितने अंक होते हैं? तो जीएसटीआईएन नंबर में कुल 15 अंक होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, अंतर्राज्यीय अर्थात इंटर स्टेट व्यापार या वाणिज्य पर कौन सा जीएसटी लगाया जाता है? तो जब इंटर स्टेट की हम बात करें तो कौन सा जीएसटी लगेगा? आंसर होगा आपका आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत ने किस देश के दोहरे जीएसटी मॉडल को अपनाया? तो भारत ने किस देश का जीएसटी मॉडल लिया? आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा से। भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, डुअल जीएसटी सिस्टम है भाई यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या कहा गया, विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा था? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, फ्रांस। 1954 में फ्रांस पहला देश बना था जिसने जीएसटी लागू किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन किस वर्ष अधिनियम के द्वारा हुआ है? तो भारत में जो एनडीआरएफ बना था वो 2005 में बना था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा 2005। अगला प्रश्न, मानव तस्करी के लिए और जबरन श्रम को रोकना किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों मानव तस्करी की हम बात करते हैं और जबरन बलात् श्रम की हम बात करते हैं तो वो है आपका आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न क्या कहा गया, जीएसटी काउंसिल में बैठक में राज्यों के पास कुल कितना प्रतिशत मत होता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जो जीएसटी परिषद की मीटिंग होती है उसमें जो राज्यों के पास है वो होता है आपका 2/3 मत। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं आप हाई कोर्ट। ठीक है, तो हमसे सुप्रीम कोर्ट पूछा था, अनुच्छेद 32 सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मेलवेयर का प्रकार नहीं है? दोस्तों मेलवेयर क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, वो मेलवेयर होता है, जो फंक्शनिंग जिसकी गलत हो गई है। तो कौन सा मेलवेयर का प्रकार नहीं है? आंसर क्या होगा, ट्रोजन, वायरस या कील होगा, लेकिन कुकीज़ नहीं होता है। ठीक है, कुकीज़ मेलवेयर का प्रकार नहीं होता। कुकीज़ क्या होता है, कुकीज़ यूज़र की ब्राउजिंग जो प्राथमिकताएं होती हैं उनको समझने वाली छोटी सी फाइल होती है। ठीक है, छोटी सी फाइल होती है। अगला प्रश्न, मनी लॉन्ड्रिंग अर्थात धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए वैश्विक स्तर पर नज़र रखने वाली संस्था कौन सी है? तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कौन सी संस्था काम करती है? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। तो ये दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए काम करती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार का वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, साइबर अपराधों में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली डीडोस का पूर्ण रूप क्या है? तो डीडोस जो होती है वो क्या होती है? तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व साझाकरण को सुचारू बनाने के लिए जीएसटी अर्थात क्षतिपूर्ति कंपनसेशन अधिनियम के तहत राज्यों को कितने वर्षों तक सुरक्षा की गारंटी दी गई है? तो सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, 5 वर्ष। 5 वर्ष। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। जीएसटी कंपनसेशन के लिए राज्यों को कितने वर्षों की सुरक्षा की गारंटी दी गई? तो 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आर्टिकल 19(1)(a). आर्टिकल 19(1)(a) ये प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। 50 प्रश्नों का अभ्यास मैंने कराया। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नए मॉक टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।